इसी में शॉर्ट्स भी कवर कर दिए जाएंगे, MCQs आपसे शेयर कर दिए जाएंगे टेलीग्राम लिंक में। तो गाइस, जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। पूरे करंट अफेयर्स, आपकी स्टैटिक नॉलेज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिस पैटर्न पे पेपर तैयार किया जा रहा है उस पैटर्न पे पढ़ाई कराई जा रही है। तो आपने अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें जाइए और अपने सारे पार्ट ज़रूर चेक करिए। आज का साइंस एंड टेक का पहला पार्ट है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम इन इंडिया। यानी आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वालों ने लॉन्च किया इसी सर्टिफिकेशन स्कीम को। सबसे पहले तो हमें याद रखें, कोई भी स्कीम आती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वाली जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर है। अब हम कह रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली लॉन्च किया गया है इस मिशन के अंडर जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम ना सर्टिफाइड ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें, हम ना मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, ताकि, और हम ना इसको ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ना पूरी तरह से डिटेल मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, ऑन साइट वेरिफिकेशन, ये सारा मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इस वक्त हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वालों ने पूरी तरह से इस पर डिटेल मेथड बनाया है मेजरमेंट करना, मॉनिटर वगैरह करने का। एलिजिबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन पाथवे इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इसको करते हैं ये, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस और कन्वर्जन ऑफ बायोमास की मदद से किया जाता है। किसकी मदद से किया जाता है? एक इलेक्ट्रोलिसिस और एक कन्वर्जन ऑफ बायोमास की मदद से एलिजिबल प्रोडक्शन हाइड्रोजन का देखा जाता है। आप जानते ही हो, दो पाथवेज हैं इसके, एक इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से होता है, एक बायोमास के कन्वर्जन से होता है ये। अब यहाँ आगे ये कह रहा है कि ना वेरिफिकेशन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ना हर साल वेरिफिकेशन कराना होता है, और वो कराने के लिए एक वेरिफिकेशन एजेंसी होती है, एक्रीडेटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। ग्रीन सर्टिफिकेशन वाले क्या करते हैं, ऑन मीटिंग में एवरेज मिशन को लेके ना इंटेंसिटी उनकी चेक करते हैं, 2 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, या इन सबको चेक करते हैं कितनी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। नॉन ट्रांसफरेबल है, ट्रेडेबल है, और इसको ना आप क्लेम नहीं कर सकते फॉर एनी इमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स के लिए। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है समझते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का याद रखना केमिकल फार्मूला GH2 होता है। अब इसका मतलब क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? हाइड्रोजन में से ही इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है जिसमें पानी का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। इसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोलर एनर्जी का। और इसको एक तो मैंने आपको बताया ना, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का एक तरीका होता है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा तरीका होता है आप ना बायोमास को गैसिफिकेशन की हेल्प से भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दो तरीक़ों से ग्रीन हाइड्रोजन को निकाला जाता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें आप स्प्लिट करते हो वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसके थ्रू? एनर्जी के थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। एक में आप बायोमास का गैसिफिकेशन करते हो। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि कैसे किया जाता है, कैसे इसको निकाला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन को। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत समझ में आ जाएगा। गैसिफिकेशन का जो बायोमास की बात यहाँ ये कर रहा है, इसका मतलब है आप ना सॉलिड वाले बायोमास को कंबस्टिबल गैस में कन्वर्ट करोगे, यानी सिन गैस जिसको कहते हो आप, जो कि प्राइमरीली हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है। थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर पे बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ गैसीफाइंग एजेंट, जैसे हवा है, स्टीम है, ऑक्सीजन है। और इसको वेरियस एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हीट प्रोडक्शन में, केमिकल सिंथेसिस में, इन सभी में इस्तेमाल इसका किया जाता है। समझ में आया? और इसका फ़ायदा बहुत है, सस्टेनेबल है ये, रिन्यूएबल है ये। इससे क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ बायोमास फीड स्टॉक्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो, इससे क्लीन एनर्जी बनती है, इससे पावर जनरेशन, हीट प्रोडक्शन में मदद मिलती है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसके चैलेंज भी हैं, कुछ गैस क्लीनिंग में बड़ी दिक्कत आती है इसमें। तो की एप्लीकेशन क्या है ग्रीन हाइड्रोजन की? फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडस्ट्री, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझ में आया ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में? अब नीचे आपको एक सुंदर सी टेबल दी हुई है जिसमें बता रखे हैं अदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में।
तो बोला है जी आपके सामने मैं 7 तरीके के हाइड्रोजन को बताने जा रहा हूँ। एक होता है ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन, यानी कि कोयले के गैसिफिकेशन से बनता है, कोयले से बनता है। ग्रे हाइड्रोजन मीथेन से बनता है, नेचुरल गैस से। ब्लू वाला बनता है मीथेन प्लस इसमें यहाँ पर रिफॉर्मेशन किया जाता है, मतलब अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल से ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें कोयला और मीथेन दोनों इस्तेमाल हो रहा है। टर्कीज़ वाला प्रायोलिसिस से होता है, अगेन इसमें भी आपको मीथेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। पिंक वाला इलेक्ट्रोलिसिस ग्रीन न्यूक्लियर एनर्जी से ही होता है। येलो वाला सोलर पावर से होता है। वाइट हाइड्रोजन नेचुरली उगता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में जाके कहीं मिलता है। समझ में आया यहाँ तक की कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में आया तो क्या है, क्योंकि इसी के अंडर तो हम ये स्कीम डाल रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना, कि भाई भारत से प्रोडक्शन खूब ज़बरदस्त हो ग्रीन हाइड्रोजन का, ताकि हम बाहर के लोगों को भी बेच पाएँ। तो इसका एक फ़ेज़ 1 था 26 तक, फ़ेज़ 2 है आपका 30 तक। एक्सपेक्टेड आउटकम हम ये जो सोच रहे हैं 2030 तक ये चाहते हैं हम कि 5 मिलियन टन्स हम इंडिया हम चाहते हैं कि हमारी कैपेसिटी रीच हो जाए। हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट 8 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। हम 6 लाख लोगों के लिए फुल टाइम जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। हम कार्बन इमिशंस को कम कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ही सारे काम हो रहे हैं। अभी सबसे होगा क्या, इससे आपका डिमांड क्रिएट हो जाएगा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन में। आप कई पायलट प्रोजेक्ट चला पाओगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स वगैरह हमने बनाए हुए हैं, R&D की हुई है हमने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं। तो इन सभी से क्या होगा कि आपका ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसको पोटेंशियल मिलेगा। तो कह रहा है कि बहुत सही समय है, ग्रीन हाइड्रोजन के दरवाज़ों को खटखटाओ अच्छे तरीके से, और ये मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच से इसको चलाओ, ताकि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए और आप टारगेटेड इंसेंटिव भी दे पाओ, और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाओ। और साथ साथ कोशिश करनी है आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट भी साथ साथ आपने करना है। ठीक है जी, तो ये इतना हो गया। चलिए इमिडिएटली शॉर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला शॉर्ट है आपका नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में। रिसेंटली नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब को चाइना ने डिटोनेटेड किया है। अब डिटोनेटेड का मतलब क्या होता है? विस्फोट करना, धमाका करना, किसी का चीज़ का फटने को कहते हैं डिटोनेटेड करना। तो चाइना ने एक्सप्लोड करा है, बम फोड़ा है, नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। तो जब ये फटा तो फिर इस पर की फीचर्स आपको पता होने चाहिए। जब नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब फटता है तो इसमें से केमिकल रिएक्शन निकलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्राइड निकलता है, जो एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियर मटेरियल के बिना निकलेगा। हाइड्रोजन बॉम्ब की ऑन द अदर हैंड वो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है। जो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब है इसके अंदर सिर्फ केमिकल रिएक्शन निकलेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड निकलता है। समझ आया? इसमें ना मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब में जैसे रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है ना, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, ड्यूटेरियम ट्रिटिनियम ऐसा फ्यूल यूज़ किया जाता है। ऐसा मैग्नीशियम हाइड्रोजन बॉम्ब में तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो नॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब है इसमें सिल्वरी पाउडर यूज़ किया जाता है। वो सॉलिड स्टेट बनाता है हाइड्रोजन को, ताकि उसको स्टोर कर पाओ आप। तो जब इसमें आग लगाओगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, उसमें खूब सारी मिक्स एयर में बहेंगी और एक एक्सप्लोजन होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें सेल्फ सस्टेनिंग कंबशन साइकिल इसमें चलती है। फिर स्केल ऑफ डैमेज क्या होता है? अगर मान लो ऐसा बम फट गया, डिटोनेटेड हुआ, तो इससे क्या होता है? इससे 40% ट्री निट्रोटोल्यूरेंस ब्लास्ट फोर्स निकल के बाहर आएगा, बट डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेटर थर्मल डैमेज रेडियस। इससे कई हीट आउटपुट निकलेंगे, मेल्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, एल्यूमिनियम एलॉय से बाहर निकलता है। इसमें एक मिनिमम हीटिंग टेम्परेचर एनर्जी चाहिए होती है इसको फोड़ने के लिए, सस्टेन्ड हीट चाहिए होती है, ग्रेटर इंटेंसिटी चाहिए होती है, तब जाके फूटता है। तो 40% समझ लो ब्लास्ट का फोर्स होता है, और इसमें से इतना ये निकलता है क्या? एल्यूमिनियम निकलता है। कौन से वाला? एल्यूमिनियम एलॉय निकलता है। अब एटॉमिक और हाइड्रोजन बम में फ़र्क क्या है? देखो, एटॉमिक बम बनता है न्यूक्लियर फिशन से, मतलब न्यूक्लियर स्प्लिट होती है हैवी एटम में, और वो स्मॉलर बनाते हैं और एक्सेस एनर्जी निकालती है। हाइड्रोजन बॉम्ब यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलता है, जहाँ पे 2 लाइट मिलती हैं और एक हैवी रिलीजिंग एनर्जी बनाती हैं।
जनरेट मोर एनर्जी देन एटॉमिक बम। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से और ज़्यादा तगड़ा बम बनता है। अब फ्यूल कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 यूज़ किया जाता है। इसमें ड्यूटेरियम यूज़ किया जाता है। रिएक्शन कैसे किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। रिएक्शन कैसे किया जाता है, इस तरह से एनर्जी निकलती है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट हमारा होता है जिवॉन और पैराडॉक्स के बारे में समझते हैं क्या होता है ये। रिसेंटली गाइस क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, बताओ उनका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो कितना सोते हुए कर रहे हो, कैसे जगते हुए पढ़ रहे हो। तो इन्होंने हाईलाइट किया जिवॉन पैराडॉक्स इन द बैकड्रॉप ऑफ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबली ना एआई सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट करने लग गए हैं, लेकिन इससे कुछ पैराडॉक्स निकल के आ रहे हैं। जिवॉन पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जिसमें टेक्नोलॉजी तो प्रोग्रेस कर रही है, डैट मेक्स अ रिसोर्स बहुत चीपर बना रहा है ना, और मोर एफिशिएंट टू यूज़, आसान भी है इसको यूज़ भी करना, जिससे डिमांड बहुत बढ़ रही है इस रिसोर्स की। चीप भी है, डिमांड भी बहुत है। तो बैकग्राउंड क्या है, मतलब सस्ता भी है, इसका इस्तेमाल बड़ा एफिशिएंट भी है, तो क्यों नहीं कोई ख़रीदेगा। विलियम स्टैनले जिवॉन के नाम पर ये पैराडॉक्स 1865 में निकाला गया था। जैसे स्टीम इंजन वुड नॉट डिक्रीज द यूज़ ऑफ कोल इन ब्रिटिश फैक्ट्री, बल्कि उसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ गया स्टीम इंजन का, है ना। उसने कोल का इस्तेमाल कभी कम थोड़ा ना हुआ, स्टीम इंजन चलो बन ही गया, उसके बाद भी कोयले का इस्तेमाल आज तक भी हो रहा है। तो इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिस्टम जो है बिकम मोर पावरफुल एंड एक्सेसिबल। इतना ज़्यादा एआई स्ट्रांग हो चुका है कि हर किसी के हाथ में इस वक्त ChatGPT चलता हुआ नज़र आएगा आपको। इट इज़ लाइकली दैट देयर यूज़ विल ग्रो सिग्निफिकेंटली, और कह रहा है कि इसका यूज़ आज रुकेगा नहीं, और होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। गूगल ने रिसेंटली 7th जनरेशन का TPU यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को लॉन्च किया है। इसको आयरन वुड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन वुड कहते हैं। ये डिज़ाइन किया गया है ताकि AI मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। TPU क्या है समझते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है। गूगल द्वारा 2015 में इसको बनाया गया है ताकि मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइज हो पाए। तो TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि कोड, डेटा स्ट्रक्चर, ML मॉडल्स वगैरह को हैंडल किया जा सके। ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, इसका स्पेसिफिक टाइप यूज़ किया जाता है। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि AI का वर्कलोड ऑप्टिमाइज हो पाए, इसकी ट्रेनिंग फास्टर हो पाए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हुआ, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। CPU क्या होता है? जनरल पर्पज़ पर पैसे से आप बहुत सारे वेरियस टास्क को हैंडल करते हो। इसमें 2 से लेकर 16 करोड़ तक CPUs हैं। एबिलिटी टू मल्टीटास्क करने का इसमें काम करता है CPU। GPU में क्या होता है? ग्राफिक प्रोसेसिंग में अलग अलग तरह के आप ग्राफिक्स को तैयार कर सकते हो, इसमें अलग सा एक प्रोसेसर होता है। तो वो की बात कह रहा है। उसके बाद है मिशन फ्रेम 2 के बारे में करते हैं। मिशन टाइटल फ्रेम 2, इसको लॉन्च किया गया SpaceX द्वारा, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट SpaceX द्वारा इसको इस्तेमाल किया गया है। ये ना कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक्चुअली। तो इसने फर्स्ट एक्सरे स्पेस का बनाया, तो ऐसा कल्टीवेशन मशरूम की तरह वो निकल कर आया। तो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो क्रूज़ में डायरेक्टली जाएगा, कहाँ पर? अर्थ के पोलर रीजन्स में। कहाँ जाएगा? ये क्या कर रहे हैं स्पेस का एक्स वाले? ये भेज रहे हैं अर्थ के पोलर रीजन्स में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को। अब अर्थ का पोलर ऑर्बिट है कैसा? पोलर ऑर्बिट वो जगह है जहाँ पे सैटेलाइट को हम भेजेंगे जो नॉर्थ और साउथ पोल पे जाके घूम कर आएगा। डेविएशन रहती है 10 डिग्री की, बट आप समझो पोलर ऑर्बिट वहीं पर है। और पोलर ऑर्बिट की हाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट के टाइप जैसा है, 200 से लेकर 1000 किलोमीटर तक इसका एल्टीट्यूड है। अब स्पेसक्राफ्ट जाएगा यहाँ पर, इंटायर प्लैनेट्स को देखेगा ताकि पाथ, पर्टिकुलरली वेदर मैपिंग एंड स्पाई सैटेलाइट्स के लिए यूज़ हो पाए। अब इसका इशू क्या है? लॉन्चिंग रॉकेट इनटू पोलर ऑर्बिट्स में बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, सिंस रॉकेट जो है वो कैन नॉट हार्नेस अर्थ का रोटेशनल स्पीड। तो ये बात है। अब सैटेलाइट ऑर्बिट के बारे में समझते हैं, इसके एग्जाम्पल, हाइट वगैरह देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। एक लियो होता है जिसको हम ना लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसकी जो हाइट है वो एल्टीट्यूड 2000 किलोमीटर तक होता है। लियो का इस्तेमाल कैसे? रीसेट 2 भी है, ये लियो का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, आप अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, सैटेलाइट इमेजिंग, कम्युनिकेशन में हेल्प मिल सकती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपका मदद मिल सकती है। ऐसे ही SSO होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, ये 600 से लेकर 800 किलोमीटर पे रन करता है।
लैंड यूज़ में क्या चेंज हो रहा है, आइस कितनी मेल्ट हो रही है, उसके लिए डेटा निकाल के लेकर आता है ये, ठीक है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। मीडियम वाला जो होता है ये 2000 से लेके 36,000 किलोमीटर तक रहता है। नेविगेशन, सेटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन के पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर फॉलो नहीं करना पड़ता। ये यूरोपियन गैलीलियो सिस्टम जो है उस तरह सा कुछ है। जियो स्टेशनरी जो होता है वो 35,000 समथिंग का होता है। टेलीकम्युनिकेशन जीपीएस बनाने में इसका बड़ा योगदान है। जैसे भारत का इनसेट आ गया, तो समझ में आ रहा है। ये याद रखना, सैटेलाइट ऑर्बिट है ये सारी, लियो, एसएसओ, एमईओ, जीईओ, इनका डिटेल एप्लीकेशन ज़रूर याद रखो। कई बार ऐसा चार्ट वार्ट बनाने का पड़ जाए तो बना देना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है आर्यभट्ट का इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। पहली सैटेलाइट है आर्यभट्टा, जिसको 50 साल लगे कंप्लीट होने में। कंप्लीटेड 50 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी। लियो का है ये ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में। इसको इसरो ने बनाया था और इसने आज तक एक्सरे की, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स, सोलर फिजिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट करे हैं। इसका नाम हमारे बड़े फेमस एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन ग्रह एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा जी के नाम पे पड़ा है। 1975 में इसको लॉन्च किया गया था सोवियत कॉस्मोस रॉकेट के थ्रू, जहाँ पर लॉन्च स्टेशन रशिया का है ना, वोलोग्राड लॉन्च स्टेशन, वहाँ से। मेड इंडिया है, 11th कंट्री इन द वर्ल्ड। हम जो सैटेलाइट भेज रहे हैं तो हम 11वीं कंट्री है जो भेज रहे हैं, है ना, भेजा था हमने वर्ल्ड में इनटू ऑर्बिट। नेक्स्ट आता है डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी, यानी समंदर से नमक का पानी हम कहते हैं ना उसको फ्रेश बना लो, तो उस टेक्नोलॉजी को डीसैलिनाइजेशन कहते हैं। क्या होता है, आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट ने एक लोटस लीफ लाइट डेवलप करा, सोलर एवापोरेटर्स फॉर सोलर वाटर ट्रीटमेंट। देखो बड़ा कमाल का मामला। आईआईटी बॉम्बे के एक साइंटिस्ट ने लोटस की लीफ की तरह एक सोलर इवेपोरेटर को बनाया है। अब डेवलप क्या है, न्यू हाइड्रोफोबिक ग्राफीन बेस्ड मटेरियल निकल कर आया, जिससे वाटर का डीसैलिनाइजेशन करेंगे। सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है टू एड्रेस द फ्रेश वाटर क्राइसिस वर्ल्ड का ख़त्म करने के लिए, कि वर्ल्ड वॉर 3 कहीं पानी के पीछे ना हो जाए, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। फ्रेश वाटर का क्राइसिस है बहुत, कह रहा कैसे, कह रहा 71% जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3% अवेलेबल खाली पानी को यूज़ कर रही है, जिसमें से 0.06% ही आप एक्सेस कर सकते हो, बाकी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्लेशियर ग्राउंड वाटर स्वैम में पड़ा हुआ है, फ्रोज़न है, क्या कर लोगे। अब डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी में देखो जी, एक थर्मल वे है, एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होती है। थर्मल टेक्नोलॉजी का मतलब है आप सलीन वाटर को हीट करोगे, उसमें गर्मी दोगे, और जब वो कंडेंस होगी तो उसमें से प्योर वाटर बचेगा और वो डिस्टिल्ड हो जाएगा, नमक। तो सी वाटर के साथ हमने ये भी किया हुआ है। मेम्ब्रेन वाले में हम क्या करते हैं, फीड वाटर को पंप करते हैं सेमी परमिएबल मेम्बर में, ताकि नमक जो सॉलिड मटेरियल है वो फिल्टर आउट हो जाए। तो इसको हम ब्रैकिश वाटर की टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं, ब्रैकिश वाटर। सब कैटेगराइजेशन इसकी क्या है, मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन है, मल्टी इफेक्ट वाला है। 2 ग्रुप्स में इसमें है, इलेक्ट्रोडायलिसिस वगैरह है, आरओ यूज़ किया जाता है इसमें, है ना। मेरिट के फॉर्म में कहें तो इसमें मैक्सिमम सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करने के लिए, डिमांड्स लेस इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात की जाए तो ईडी ही होता है ये, जो क्या करता है, एलिमिनेट करता है केमिकल की नीड्स की, फुटप्रिंट कम करता है ये। डिमेरिट अगेन वही है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल का इस्तेमाल होता है और हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें, कोरोजन की प्रॉब्लम है इस वाले को, अगर आप थर्मल वाले को यूज़ करते हो तो। मेम्ब्रेन वाले को यूज़ करोगे तो इसमें फाउलिंग का ससेप्टेबल होता है ये, रेगुलर मेंटेनेंस बड़ी भारी पड़ती है, और फुल्ली ये ना ये फुल्ली नमक को ठीक से हटा नहीं पाता, और इवन पैथोजेंस भी मिलते हैं इसमें, तो वेस्ट को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर में भारत ने थर्मल स्टेशन बनाया, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनाइजेशन प्लांट हमने कवरती मिनिकॉय अगत्ती जो आइलैंड है यूटी ऑफ लक्षद्वीप, वहाँ पर हमने बना रखा है। ऐसे ही हमने मेम्ब्रेन वाला बना रखा है तमिलनाडु में, लार्जेस्ट डिसैलिनाइजेशन प्लांट है, साउथ एशिया का नवेली सी वाटर डिसैलिनाइजेशन प्लांट के नाम से जाना जाता है। लास्ट आपके लिए है बेटचोमॉन, यानी कि बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग, भारत का पहला ऑटोमेटेड बैट को मॉनिटर करने वाला है। ये कौन सा वाला बैट है, ये बैट है आपका जो स्पीशी बैट होता है ना, उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है।
ठीक है ना, जो कई तरीके का आपको मिलता है ना, लिटिल ब्राउन ग्रेटर हॉर्स, किटी हॉक, सेट बर्ड देखे होंगे आपने, बहुत तरीके के बैट आपको देखने को गाइस मिलते हैं। तो ना बैट स्पीशी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना बात क्या कह रहा है, बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग सेंटर बेंगलुरु में खोला गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ पर इसको फर्स्ट ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु के अंदर इसको कराया गया है, ठीक है ना। अच्छा, दिल्ली के अंदर अगर आपको बताऊं तो अबाउट 14 बैट स्पीशीज़ है दिल्ली के अंदर ही, और 4 इसमें से लोकली एक्सटिंक्ट हो गई हैं। इंडियन फॉल्स वैम्पायर, ब्लैक हेड, सारी कुछ निकल भी गई हैं। बैट इकोमॉन क्या है? ये ऑटोनॉमस सिस्टम होगा जो ना क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा बैट को रियल टाइम में। बैट डिटेक्टर क्या करेंगे, स्पेशलाइज रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाएंगे, अल्ट्रासोनिक से कन्वर्ट करेंगे कॉल, इंसेक्टिवायर्स को बुलाएंगे और ऑडिबल साउंड सुनाएंगे तो इससे क्या होगा, यूजेस रेस्परी भी यूज़ करेगा, पाई माइक्रो प्रोसेसर, न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम को भी यूज़ करेंगे ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए बैट स्पीशी के बारे में। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो ये अभी आपको ना 2024 के दिसंबर वाले न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। तो ये चिंता का विषय है बहुत। समझ में आ रहा है आपको? हाईली रेयर स्पीशीज़ है, डेटा डेफिशिएंट है, इसके बारे में डेटा नहीं है IUCN वालों के पास इतना। समझ रहे हो बात को? और इसका इकोलॉजिकल रोल बहुत होता है, ये पॉपुलेशन को रेगुलेट करती है, पॉलिनेशन में मदद करता है बैट, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, कल्चर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।